नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के एमसीए यानी कि मंथली करंट अफेयर्स के तीसरे लेक्चर सीरीज़ में, जो कि फरवरी मंथ का है, उसमें आप सभी का स्वागत है। 2.5 घंटे में ख़त्म करने का वादा है हर मंथ की न्यूज़ को। तो लगभग मैंने 2 घंटे से कम कुछ समय लिया है। आशा करूँगा कि 1 घंटे से पहले ही इसे ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ होगी उसमें कुछ मेन न्यूज़ हैं और उसके बाद जो है वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है जो इस मंथ को कम्प्लीटली कवर कर देती हैं, ठीक है। तो हालांकि वन लाइनर टाइप की न्यूज़ अगर आप लास्ट में पढ़ लेते हो, अगर आपके पास इतना समय नहीं बचता है, तो भी आपके मंथली रिवीजन आसानी से हो सकते हैं। जो जनवरी की हमने मैगजीन बनाई थी उसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन जो सबसे पहले दिया था, लेकिन इस मंथ की जो मैगजीन मिलेगी उसमें वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो सबसे लास्ट में मिलेंगे। उसके बाद एक अलग सेक्शन होगा जिसमें बुक एंड ऑथर और ऑब्ituary यानी कि जिन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई या कोई कमेटी अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि एमसीए की दोनों लेक्चर सीरीज, जनवरी महीने की भी और फरवरी की भी, अभी तक टोटल जो 5 लेक्चर्स आए हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज मंथली मैगजीन का 6वां लेक्चर होगा जो कि फरवरी महीने का होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। जिन लोगों ने भी देखना स्टार्ट किया है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेक्चर को पूरा देखिए और कमेंट जरूर करिए। अगर लेक्चर ठीक नहीं लग रहा है, क्या सुधार हो सकता है, उस बारे में सुझाव दीजिए। तो पहला है जो न्यूज़ है यहाँ पर सिग्नस X1 के बारे में, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है जिसको एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर ऑलमोस्ट हिंदी में ही होगा। टेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मंथ की जो भी मैगजीन बनेगी वो पहले हम लोग हिंदी में ही लॉन्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड है स्टूडेंट्स की, उस हिसाब से ही होगा। एस्ट्रोसैट ने डिटेक्ट किया है, क्या डिटेक्ट किया है? पोलराइज्ड हाई एनर्जी एक्सरे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ ब्लैक होल। किसी भी ब्लैक होल से आने वाली पोलराइज्ड हाई एनर्जी एक्सरे को, और ये जो आपका सिग्नस है, ठीक है, सिग्नस X1 जिसका नाम है, इसको डिस्कवर किया गया था 4 दशक पहले, 4 डेकेड्स एगो। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में, ये वन ऑफ द फर्स्ट कन्फर्म्ड ब्लैक होल सिस्टम था अपनी गैलेक्सी का। मतलब कोई ब्लैक होल अगर अपनी गैलेक्सी में देखा गया तो उसका नाम है सिग्नस X1। सिग्नस X1 लगभग 20 गुना हैवी है सूर्य से अपने, और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ब्लैक होल के कारण मटीरियल जो भी होते हैं वो स्पाइरल्स रूप में ब्लैक होल की ओर, मतलब क्लियरली अगर इसको समझें तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है ब्लैक होल का, उस कारण से सुपर जायंट से मटेरियल जो गिरते हैं, जो भी मटेरियल गिरते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी ग्रह के या छोटे क्षुद्र ग्रह, जो भी कुछ, इवन जो लाइट होती है, वो ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि उसके तरफ गिरते हैं और स्पाइरल करके उस ब्लैक होल में समा जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है वो लीड करती है एक फॉर्मेशन ऑफ ए थिन एक्सेलरेशन डिस्क की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट एक्सरे। तो वहाँ पर एक वलय का निर्माण होता है, एक पतली वलय का निर्माण होता है जो कि सॉफ्ट एक्सरे क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी छूटने के लिए या निकलने के लिए। तो आपने ये देख लिया कि एक्सरे जो निकल रही है वो कैसे निकल रही है, ठीक है। जबकि जब भी कोई चीज़ गिरेगी तो एक एक्सक्रेटिंग थिन डिस्क का निर्माण होगा जिससे कि आपका सॉफ्ट एक्सरे निकलती है, ठीक। और पोलराइजेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक्सरे का, जो कि बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। होल्ड क्लूज ऑन द ज्योमेट्री एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लैक होल, जो कि एक क्लू देती है कि किस तरह की ज्योमेट्री होगी आपके ब्लैक होल की, या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक होल एज वेल, या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी ब्लैक होल्स की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सिग्नस X1 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लैक होल का एक फोटो दिखाया हुआ है। इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे कोई भी चीज़ सर्पिलाकार रूप से ब्लैक होल के अंदर जो है समा रही है, ठीक है, ऐसे घूम के गोल इस तरह से, ठीक है। और फिर इसी से निकलेगी एक्सरे, जिसको हम लोग एक्सरे पोलरीमीटर से डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक। डिटेक्ट करने पे क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि ब्लैक होल की प्रकृति क्या है, ब्लैक होल का शेप क्या है, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लैक होल क्या है। आइए, मैगसेफ क्या है? तो मैगसेफ एक तरह का चार्जर और पावर बैंक है जो कि लॉन्च किया गया है आपका एप्पल के द्वारा। तो सेलफोन चार्जर है या पावर बैंक इसको कह सकते हैं, जो कि एप्पल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैगसेफ नाम है इसका, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानना है। अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं सुबिका पेंटिंग के बारे में। तो मणिपुर में सुबिका पेंटिंग है जो कि एक्सटेंशन होने वाली थी क्योंकि उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सुबिका जो कला है वो आपके मणिपुर की है, ये पॉइंट याद रखना है, और नेग्लेक्ट होने के नाते अभी विलुप्त होने की अवस्था में है। ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो कि इंट्रिकेटली लिंक्ड होती है मैती कम्युनिटी से। शायद ये पोर्शन मैंने पढ़ा भी दिया है लेकिन फिर भी रिवाइज हो रहा है आप लोगों का।
और ये 6 मैन्युस्क्रिप्ट में पाई जाती हैं, मतलब जो पांडुलिपियाँ होती हैं हस्तलिखित, उसमें ये पाई जाती हैं। और इसकी विजुअल इमेजेस आप बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट में पाए जा सकते हैं, जो कि हैंडमेड पेपर पर भी जो है पेंट की हुई रहती थी। ये जो मटेरियल होते हैं ये इंडिजिनसली या तो हैंडमेड पेपर होते हैं या तो बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो पेड़ों की छाल होती है उस पर बनी हुई ये पेंटिंग बहुत पुराने समय से आप लोग देख सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है सुबिका पेंटिंग का एक चित्र मैंने यहाँ पर लगवाया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ पेंटिंग होती है, इसका नाम है सुबिका पेंटिंग। फिर आता है सी केयर्स पोर्टल। अब इसमें जितनी चीज़ें जाननी है बस उतनी ही आपको बताऊँगा, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर ने लॉन्च किया है एक वेब पोर्टल ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है CMPFO, जिसको सी केयर्स नाम दिया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आपको पता चल गया है। और किसने डिज़ाइन किया है? CDAC ने डिज़ाइन किया है, जो कि पुणे की एक संस्था है। ये पोर्टल अलाउ करता है CMPF सब्सक्राइबर एंड कोल कंपनीज़ को कि लॉगिन करिए और परफॉर्म करिए बहुत सारे फंक्शन अपने, जितनी आपको नीड है उस हिसाब से चीज़ों को टेलर करिए, यानी कि कम अधिक करिए। ठीक है, तो एक पोर्टल है जो कि आपके कोल कंपनीज़ और कोल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोल माइंस और वेब पोर्टल के द्वारा लिंक करके बनाया गया है, उसका नाम है सी केयर्स। ठीक, चलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि असंवैधानिक और इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक नोटिफिकेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की मदद से। ठीक है, ये बताता है, मतलब इसका जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो ये बनता है, वो एक डेफिनेट टर्म्स के लिए बनता है। ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए बनता है। और ये क्या करता है? रिसर्च करता है लॉ की फील्ड में। एंड द कमीशन जो होता है वो रिकमेंडेशन देता है सरकार को, यानी कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। उसके साथ साथ ये बहुत सारे रिसर्च के वर्क करता है लॉ की फील्ड में, और भारत सरकार को निश्चित एक रिकमेंडेशन देता है कि किस हिसाब से जो है फर्दर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि ये एक सलाहकारी निकाय है। पहला जो प्री इंडिपेंडेंस के स्वतंत्रता से पूर्व जो कमीशन बैठी थी वो 1834 में बैठी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की जो पहली लॉ कमीशन बैठी थी, विधि निकाय था, वो 1955 में आया। एक चेयरमैनशिप में जो अटॉर्नी जनरल थे तत्कालीन, उनका नाम था सी सीतलवाड़। ठीक है, तो सीतलवाड़ महोदय के गाइडेंस में जो है 1955 में पहली लॉ कमीशन या विधि निकाय जो है विधि आयोग बना था। 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया लेड बाय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, तो नाम याद रखिएगा, जो 22वां है आपका विधि आयोग वो ऋतुराज अवस्थी के अंडर में आया है, जो जस्टिस है। इन्होंने रिकमेंड किया है दैट ऑफेंस ऑफ ए क्रिमिनल डिफेमेशन शुड बी रिटेन्ड इन द न्यू क्रिमिनल लॉज। तो एक तरह से इन्होंने कहा कि जो आपराधिक मानहानि है उसके अपराध को नए आपराधिक कानूनों में भी बरकरार रखना चाहिए, तो यानी कि मानहानि से संबंधित ये एक बात बोले हैं। ठीक है, अगला है वर्षाभू के बारे में। पूरा नाम क्या है इनका? स्पाइरोथेसा वर्षाभू। तो ये एक फ्रॉग की स्पीसीज़ है जो कि वेलकम करता है रेन को। जब मैंने 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कराए हैं तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो स्पाइरोथेका वर्षाभू जो है निकलता है और सेंसिटिव होता है ये एनवायरनमेंट को, प्रकृति को लेकर के। अगला है टाइडल डिसरप्शन इवेंट, जिसको TDE बोलते हैं। TDEs जो होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होती हैं, यानी कि खगोलीय घटनाएं हैं, और ये तब घटित होती हैं जब कोई तारा किसी बहुत बड़े ब्लैक होल के करीब से गुजरता है और ब्लैक होल के ज्वारीय बलों द्वारा जो है वो अलग हो जाता है, और जिससे उसके विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस तरह के ज्वारीय रूप से बाधित जो तारकीय मलबे हैं उनकी मतलब बारिश ब्लैक होल पर होने लगती है और इससे विकिरण निकलते हैं। ठीक है, तो TDE टाइडल डिसरप्शन इवेंट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार इंग्लिश में मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ। ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, खगोलीय घटना है, दैट अकर व्हेन अ स्टार पासेस क्लोज इनफ टू अ सुपरमैसिव ब्लैक होल एंड दिस इज पुल्ड अपार्ट बाय द ब्लैक होल्स टाइडल फोर्सेज। ठीक है, कॉजिंग द प्रोसेस ऑफ डिसरप्शन, और यहाँ से तारे में डिसरप्शन होता है। सच टाइडली डिसरप्टेड स्टेलर डेब्रीज स्टार्ट्स रेनिंग डाउन द ब्लैक होल एंड रेडिएशन इमर्जेस फ्रॉम द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द एक्सेलरेटिंग डेब्रीज, और वहाँ से उसके आंतरिक इनर मोस्ट रीजन से क्या निकलती हैं? बहुत सारे
जो है रेडिएशन इमर्ज होते हैं, विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए TDE, जो कि ये बताता है कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट जो है वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। When a tidal force exceeds the self-gravitational force holding the star together, it undergoes a process called tidal disruption. और जब ज्वारीय बल जो होता है तारों को एक साथ रखने में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे जब अधिक हो जाता है ज्वारीय बल, ठीक है, जैसे तारों को एक साथ रखने के लिए जैसे पृथ्वी ही है तो एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, लेकिन अगर टाइडल फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं तो उस स्थिति में ज्वारीय व्यवधान आता है, इसको टाइडल डिसरप्शन कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीटिंग डिस्क फॉर्मेशन होता है, जो मैंने आपको बताया था इसके जस्ट पहले ब्लैक होल वाले में। तो एक्सक्रीटिंग डिस्क फॉर्मेशन कैसे होता है, जितने भी विघटित तारे का मलबा होता है वो ब्लैक होल के चारों ओर एक एक्सक्रीटिंग डिस्क के रूप में क्या करने लगता है, अराउंड हो जाता है, मतलब उसके आसपास में आ जाता है। और ये जो डिस्क होती है वो गर्म गैसों से बनी होती है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ हॉट गैसेज एंड डस्ट, उसके साथ साथ धूल भी होती है उसमें, एंड स्पाइरल्स इनवर्ड टुवर्ड द ब्लैक होल, और ये धीरे धीरे जो है अंदर की ओर स्पाइरल करती हुई ब्लैक होल के जो काले भाग है उसकी ओर ये जाती है धीरे धीरे। एनर्जी कैसे रिलीज होती है, एज द मटेरियल इन द एक्सक्रीटिंग डिस्क स्पाइरल टू इनवर्ड इट रिलीजेज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जब ये आपकी एक्सक्रीटिंग डिस्क अंदर की ओर जा रही है तो बहुत हैवी मात्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न करती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरे निकलता है, ठीक। तो जो भी एक्सरे पोलरीमीटर या एक्सपोसैट जिसको बोलते हैं, या जो अभी सिग्निस X1 के बारे में पता चला था, ठीक है, वहाँ पर कुछ एक्सरेज मिली। तो ये सब कुछ एक्सरेज कैसे मिल रही है, वही पोलरीमीटर से ही हम लोग इसको पकड़ रहे हैं, एक विशेष टाइप का पोलरीमीटर दे रहे हैं जो कुछ एक निश्चित ऊर्जा बैंड के बीच में आने वाली एक्सरेज को डिटेक्ट करता है। अगला है फ्लेयर्स एंड ऑब्जर्वेशन। TDE जो होता है टाइडल डिसरप्शन इवेंट आर ऑफन ऑब्जर्व्ड एज ब्राइट फ्लेम्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ये एक तरह से आपका आकाश गंगाओं के केंद्र में आप चमकीली ज्वाला या ब्राइट फ्लेयर्स के रूप में देख सकते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ कि जो पुरानी न्यूज़ थी सिग्निस वाली वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। फिर अगला आता है थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है ये थंथाई जो है ये कहाँ की, तमिलनाडु की। इस न्यूज़ से ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो सेंचुरी बनी है ये कहाँ की, 18वीं तमिलनाडु की। चलिए अगला है नैनो DAP। तो नैनो DAP के बारे में भी आप लोग कभी ना कभी सुन रखे होंगे, पिछले साल से ही जो है नैनो DAP पर काम चल रहा है। होता क्या है कि जो जनरल हम लोग यूरिया या पोटाश यूज़ करते हैं वो उससे बहुत कम मात्रा में नैनो DAP हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब 1 लीटर की बॉटल जो होगी वो लगभग 1 कुंटल के बराबर होगी। मतलब अगर 500 ml की बॉटल लोगे तो 50 किलो जो यूरिया जनरल यूज़ करते हैं उसके इक्वलेंट होगी। तो काफ़ी इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है, और जो पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा मात्रा में पहुंचते हैं क्योंकि नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो पेड़ों के जड़ के अंदर चले जाते हैं बिल्कुल, और ठीक तरह से जो है पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एक बार देख लेते हैं जो भी इंटरिम बजट आया अभी इस साल का, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया, उसमें एक्सपेंशन ऑफ नैनो DAP के बारे में बात हुई इन वेरियस क्रॉप्स एंड ऑल्सो क्लाइमेटिक जोन। सभी फसलों के लिए और सारे क्लाइमेटिक जोन के लिए नैनो DAP की बात हो रही है। इसमें यूनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो कि रिप्लेस कर रहा है आपके जो हम लोग यूजुअल या जनरल यूज़ करते थे डाई अमोनियम फॉस्फेट उसको। तो ये भी डाई अमोनियम फॉस्फेट ही होगा लेकिन नैनो पार्टिकल्स के रूप में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। 8% नाइट्रोजन एंड 16% फॉस्फोरस बाय वॉल्यूम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मुझे लगता है कि UPSC टाइप अगर कोई प्रश्न बनाए तो इस तरह का प्रश्न बना सकती है कि 8% नाइट्रोजन है और 16% फॉस्फोरस इसमें बाय वॉल्यूम है, यानी कि आयतन के हिसाब से। एक एडवांटेज है इसका कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। एडवांटेज ऑफ नैनो DAP अगर अलग से देखा जाए तो कुछ यहाँ पर एडवांटेजेस दिए हुए हैं। एक सेकेंड, बन जा डिब्बा, ठीक है, बन गया डिब्बा। तो ये हायर क्रॉप यील्ड देगा, यानी कि जो भी फसल होंगी उनकी यील्ड बहुत ज़्यादा होगी, एक तरह से उत्पादकता कह सकते हो कि ज़्यादा होगी। केमिकल फर्टिलाइज़र का जो ज़्यादा यूजेस है उसमें कमी आ जाएगी कि 50 किलो की बोरी डालने से बढ़िया है खेत में आप 500 ml का छिड़काव कर दें, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है थोड़ा सा। तो ये 3 मुख्य जो है नैनो DAP जो लिक्विड वाली है उसका फ़ायदा है। बना कौन रहा है, तो यहाँ पर इफ़को आप देख सकते हैं, इफ़को जो कंपनी है वो बना रही है, ठीक है। अगला आता है टैक्स बॉयंसी। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है जिसको आपको बस सुन लेना है, वही टैक्स बॉयंसी है। टैक्स बॉयंसी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि
ये एक संबंध प्रदर्शित करता है जो भी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके बीच में, और जो सरकार का कर राजस्व वृद्धि हो रहा है या उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप देता है जिसको बोलते हैं टैक्स बॉयंसी। इसी तरह से आता है टैक्स इलास्टिसिटी, यानी कि इसको कर लोच भी कह सकते हैं। ये समान दिखने वाली अवधारणा जो होती है इसमें राजस्व में परिवर्तन कर की दर में परिवर्तन के संबंध में एक्सप्लेन की जाती है। तो सिमिलर लुक कंसेप्ट इन द टैक्स इलास्टिसिटी, इट रेफर्स टू द चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू इन द रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन द टैक्स रेट। तो टैक्स रेट में जो परिवर्तन हो रहा है और टैक्स रेवेन्यू में जो परिवर्तन हो रहा है, उन दोनों के बीच में संबंध दिखाती है टैक्स इलास्टिसिटी। ठीक है, अगला आता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो AHIDF, बस ये जान लेना है कि ये जो है 3 साल 2025 से 26 के लिए इस्टेब्लिश हुआ है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसमें आप बहुत सारी इनिशिएटिव्स MSME के द्वारा और FPO यानी कि फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देंगे, जैसे डेयरी प्रोसेसिंग को, मीट प्रोसेसिंग को, एनिमल फीड प्लांट को, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मिल्क क्वालिटी ठीक करेंगे, प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट को, क्वालिटी ठीक करेंगे एनिमल फूड की, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट एंटिटीज़ और कोऑपरेटिव्स को इसमें जो है एलिजिबल नहीं होंगी इस तरह की बेनिफिट लेने के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ है और कोऑपरेटिव्स हैं तो वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम्स की। ठीक है, अगला आता है ब्लू टंग डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ है, ये चीज़ याद रखना है कि ब्लू टंग इज़ ए वायरल डिजीज़। डोमेस्टिक और वाइल्ड रूमिनेंट्स को शीप गोट्स में देखा जा रहा है, उसके साथ बफेलो, एंटीलोप, डियर इत्यादि में भी देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपका शीप्स में देखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो क्या रहा है, वूल ग्रोथ इनकी रुक जाती है, वेट लॉस हो जाता है, और ये इंसेक्ट के द्वारा जो है क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है। बस ये याद रखना है कि वेक्टर जो है वो इंसेक्ट है ब्लू टंग के, और ये एक वायरल डिजीज़ है। अगला आता है पेमेंट्स बैंक। तो अभी आपको पता है कि नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था इस तरह की पेमेंट्स बैंक को। क्यों किया गया था, तो जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति है उसके लिए किया गया था कि हर व्यक्ति, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी बैंकिंग सुविधाएं लेकर के चले, जिससे ऑनलाइन पेमेंट हो जाए और बैंकिंग सुविधा रखे, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र कर ले। तो इसलिए आपका पेमेंट बैंक का कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो RBI ने अभी जो है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जिसको PPBL भी कह रहे हैं, फरवरी में उसके ऊपर बैन लगा दिया, कुछ फ्रॉड हुआ था उसमें इसलिए। ठीक है, पेमेंट बैंक क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि ऑपरेट करता है स्मॉलर स्केल पे विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क, कोई क्रेडिट रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, और नचिकेत मोर जो महोदय हैं उनके रिकमेंडेशन, उनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह आया था। ये एडवांस करता था फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ठीक है, और फाइनेंशियल सर्विसेज देता था अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड एरियाज़ में, जहाँ पर बैंक नहीं है, जहाँ पर कम बैंक है। फीचर क्या होता था, स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट होता था, मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर पेमेंट्स ऑफ शैल बी 100 करोड़, जिसके पास 100 करोड़ रुपया था वो इस पेमेंट बैंक को चला सकता था। डिपॉजिट ले सकता था 2 लाख रुपए तक की। SLR मेंटेन करता था 75% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट बैलेंस के। मोबाइल पेमेंट, ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर सारा कुछ कर सकता था। ये क्या नहीं कर सकता था, ये इंपॉर्टेंट है, तो लोन इशू नहीं कर सकता था, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता था, और ये टाइम डिपॉजिट्स को भी नहीं ले सकता था। ठीक है, तो पेटीएम का केस आया था, एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगला आता है मार्तंड सन टेम्पल। तो किसने बनवाया, कहाँ है, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हिंदू टेम्पल था, लोकेट था आपका अनंतनाग कश्मीर वैली में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बनवाया था आपका किंग ललितादित्य मुक्तापीठ ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे उस टाइम के, 8वीं शताब्दी के। और ललितादित्य मुक्तापीठ जो है तीसरे रूलर थे आपके कारकोट डायनेस्टी के। तो एक बार कारकोट डायनेस्टी जाकर के गूगल पर कर लीजिएगा सर्च, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री के पोर्शन में मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो भी राजवंश हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया जाए। इसका एक यूनिक आर्किटेक्चर है, बहुत सारे चाइनीज़, गांधार, रोमन और ग्रीक तरह की बहुत सारी स्टाइल्स को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है, ठीक। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है कि जो है 86 फ्लूटेड कॉलम्स पर ये खड़ा है। एक छोटी मोटी यहाँ पर फोटो आपको दिखाई गई है। अगला टॉपिक है यहाँ पर वोल्ट टाइफून कहाँ पर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। FBI ने शट कर दिया हैकिंग ग्रुप को, वोल्ट टाइफून एक हैकिंग ग्रुप था, वोल्ट टाइफून एक हैकिंग ग्रुप था जो कि FBI ने बंद कर दिया। ये क्या करता था कि एक नेटवर्क सिस्टम बनाता था, फेक नेटवर्क सिस्टम, और उस माध्यम से बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करने के बाद सबका डेटा चुरा लेता था। मोस्टली बैंक्स को और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता था। चाइना का था ये और स्टेट स्पॉन्सर्ड था, मतलब ये समझ आइए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ही इसको स्पॉन्सर करके चला रही थी। नाम था इसका वोल्ट टाइफून, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर गुयाम में
काफ़ी ज़्यादा स्टेट स्पॉन्सर्ड है हैकिंग ग्रुप, जो कि 2021 से ही काम कर रहा था। यहाँ पर अगला न्यूज़ आता है ई रोसिटा के बारे में। एक्सटेंडेड रोंटजन सर्वे विद एन इमेजिंग टेलीस्कोप एरे। ये वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप है। ये सेंसिटिव एक्सरे टेलीस्कोप है, कैपेबल है ये डिलीवर करने के लिए डीप शार्प इमेज ओवर अ लार्ज एरियाज ऑफ द स्काई। अंतरिक्ष की बहुत खूबसूरत और सुदूर क्षेत्रों की जो है साफ तस्वीर देने के लिए इसको बनाया गया है। लॉन्च किया गया था बैकनोर से इसको 2019 में जुलाई के महीने में, और प्लेस किया गया था हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंज 2 पॉइंट पर। ठीक है, ये क्या करती थी, परफॉर्म करती थी ऑल स्काई सर्वे, पूरे ही आसमान का सर्वे करती थी, इन विच होल सेलेस्टियल स्फीयर्स इज मैप्ड वंस एवरी 6 मंथ। और जितने भी आपके सेलेस्टियल यानी कि जो भी अंतरिक्ष पिंड हैं या अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें इसको दिखती हैं, उसका एक बार मैपिंग करता था हर 6 महीने में, तो वो देखता था कि कौन सी चीज़ें कितनी चेंज हुई हैं। अगला आ रहा है ग्रीन रूफ का कंसेप्ट। तो जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ग्रीन रूफ का मतलब है कि अपने छत के ऊपर कुछ पेड़ पौधों को उगाना। तो लेयर्स इसमें बनाते हैं, ऐसी वो यूज़ करते हैं सॉइल जो कि फंजी रिच या फंगाई रिच जो है फंजाई रिच सॉइल्स होती हैं। ये बेनिफिट करती हैं आपके जो भी प्लांट्स उगते हैं उनको। लेयर्स बनाते हैं, इसमें प्लांट्स रहता है, फंजाई सॉयल रहती है बीच में, और नीचे वाटर प्रूफिंग रहती है। ठीक है, तो WP वाटर प्रूफिंग हो गई, ठीक है, फंजाई सॉयल हो गई, और ऊपर प्लांट हो गए, यानी कि ऊपर हो गए पेड़ पौधे, बीच में आपका फंजाई वाले सॉयल हो गए, फंगस वाले, और तीसरा हो गया आपका वाटर प्रूफिंग जो रेस्ट रूम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ दिख रहा है, आजकल ये कल्चर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि ग्रीन रूफ के बारे में कुछ भी, तो आप बता सकते हो कि ग्रीन रूफ सिस्टम जो है अकोमोडेट करता है ड्रेनेज को। जैसे जिस तरह से अभी तक आपके छत पे पानी गिरने पर बहता था, अभी भी सेम उसी तरह से बहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि थोड़े पानी का यूज़ हो जाएगा आपका जो भी ग्रीन रूफ रहेगा उनके ऊपर। ठीक, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट करता था, एक ग्रोइंग एरिया प्रोवाइड करता था, सपोर्ट इरीगेशन एंड रूफ प्रोटेक्शन बैरियर लगाते थे यहाँ पर। इंप्रूव करता है एयर क्वालिटी को, रिड्यूस करता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को। ठीक है, क्योंकि अर्बन में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है छत के ऊपर धूप लगातार लगने से, तो एक तरह से अर्बन आइलैंड इफेक्ट कुछ भी ये कम कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आता है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तो सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको चलाया गया है, और केंद्र द्वारा जो है प्रायोजित ये स्कीम है। ये क्या करती है, इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी वुमेन को या औरत को अफेक्ट बाय वायलेंस, जो कि वायलेंस के द्वारा प्रभावित हुई हो, बोथ इन प्राइवेट और पब्लिक स्पेस अंडर वन रूफ। अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर की महिला हो या फिर पब्लिक सेक्टर की महिला हो, दोनों को ही ये जो है एक ही छत के नीचे आपका सुविधा प्रदान कर रहा है। नाम है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ठीक है, बाकी चीज़ें जब मैगजीन मिलेगी तो इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ लीजिएगा। न्यू रामसर साइट्स आई हैं, 5 रामसर साइट्स जो ऐड हुई हैं, अभी वर्तमान में 2 और आ गई, तो टोटल 75 से 5 पहले बढ़ी, अभी 2 और, यानी कि 82 साइट्स हो गई हैं। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कौन कौन सी आई हैं। तो मगादी केरी कंजर्वेशन रिजर्व आई है, अंका समुद्र बर्ड सेंचुरी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व आई है, फिर अगा हासिनी आई है, एस्चुरी कर्नाटका की है, फिर आई है कारावेती बर्ड सेंचुरी, और लॉन्गवुड शोला रिजर्व आई है तमिलनाडु में। तो लॉन्गवुड शोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं 2 पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और अगानाशिनी, ठीक ना, अघानाशिनी जो है ये वो कर्नाटका में है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी वर्तमान में 82 साइट्स हो गई हैं इंडिया में। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस जगह पर है, किस आपके कंट्री में है। ठीक, फिर आता है मीजोलिथिक पीरियड क्या होता है। तो मीजोलिथिक से संबंधित कुछ चीज़ें मिली हैं, क्या मिली हैं। तो अभी कर्नाटक के तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है पेदापल्ली, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, गलती बोल दिया हूँ मैं। तेलंगाना की एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है पेडापल्ली, वहाँ पर सीतम्मा लोदी में क्या की गई है, मीजोलिथिक एरा की कुछ रॉक पेंटिंग्स जो है खोजी गई हैं। ठीक, बात आता है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से 10,000 साल पहले जो है इसका पीरियड रहा है, जो मध्य पाषाण काल का है। लोग ट्रांजिशन हुए लार्ज चिप स्टोन टूल से धीरे धीरे स्मॉलर चिप्ड स्टोन टूल, जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं, उसकी ओर। यानी कि पहले बड़े पत्थर से शिकार करते थे, लेकिन जैसे ही मीजोलिथ आता है, लोग छोटे पत्थर से शिकार करना जानवरों का स्टार्ट करते हैं और उस पर हैंडल लगाते हैं। ठीक है, तो यही वो काल है, मेजोलिथ ही वो एज है जहाँ पर डॉग को डोमेस्टिकेट किया गया, यानी कि पालतू बनाया गया।
ठीक है। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड ह्यूमन डेवलप्ड केव पेंटिंग, यहाँ पर मनुष्यों ने जो भी केव हैं, गुफाएं हैं, उसमें पेंटिंग की, इनग्रेविंग की, यानी कि थोड़ा सा गहरी, मतलब इनग्रेव करना यानी कि खोद करके कोई चीज़ बनाना, एंड सेरामिक्स टू रिफ्लेक्ट देयर डेली लाइफ्स, और अपनी दैनिक जीवन को दिखाने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए तरह तरह की जो है आकृतियों का निर्माण किया, सेरामिक्स का भी यूज़ किया। मेजोलिथिक साइट जो इंडिया में है वो बागोर राजस्थान में मेजोलिथिक साइट पड़ती है, मध्यपाषाण काल का कुछ जो क्षेत्र पड़ता है वो बागोर में पड़ता है, सराय नाहर राय पड़ता है इलाहाबाद के निकट, और छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास में भी देखा जाता है। ठीक है, तो एक फालतू सी फोटो लगी हुई है मेजोलिथिक की, देख सकते हैं। फिर मैनाटीज़ क्या होते हैं? मैनाटीज़ जो होते हैं ड्यूगोंग के तरह के होते हैं, जो कि समुद्री गाय होती है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इनका नाम है मैनाटीज़। ठीक, ड्यूगोंग के तरह ही होते हैं ये, बस एक उन्हीं की अलग अलग स्पीसीज़ है जो कि IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली कुछ बातें हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ मैनाटीज़ जो है गैदर हुए थे फ्लोरिडा स्टेट पार्क के आसपास में। ठीक, तो फ्लोरिडा स्टेट पार्क के आसपास में बहुत सारे मैंटीज़ या मैनाटीज़ जो है इकट्ठा हुए थे। ये लार्ज एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनको सी काउज या समुद्री गाय भी कहा जाता है। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप से, सेरेनिया के, और इसी ग्रुप में आपका ड्यूगोंग्स भी आते हैं। ड्यूगोंग एंड मैनाटीज़ हैव वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, देयर टेल्स। तो दोनों की पूंछ में कुछ विभिन्नता होती है, इसी से उनको पहचानना अलग अलग रूप से जो है आसान होता है। ठीक, जैसे ड्यूगोंग्स की जो होती है हुक्ड टेल होती है और इनकी पैडल शेप्ड टेल होती है। ठीक है, मैनाटीज़ की तो इनकी जो है ये पैडल शेप की, ये देखो टेल दिखाई दे रही है, पूंछ दिखाई दे रही है, और जो ड्यूगोंग होते हैं उनकी हुक शेप की टेल होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था। अब हम लोग आते हैं सीधे वन लाइनर पर। वन लाइनर का पोर्शन देखते हैं, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ करके आगे चलेंगे, थोड़ी तेज़ी से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फरवरी के वन लाइनर को देखेंगे तो देख रहे हैं हम लोग पहली न्यूज़ फरवरी के वन लाइनर में कि आयुष मंत्री हैं उस समय के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी स्टार्ट किया है, जिसको NEIAH लिखा जा रहा है। इसके परिसर की क्षमता बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। कहाँ पर? तो शिलोंग के मावन डियांग में शुरू किया गया है, माओ डियांग में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी कहाँ स्टार्ट किया गया परियोजनाएं? शिलोंग में। अगला आता है नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहाँ पर? वाराणसी में। और वाराणसी में ही एक जो है 20,000 लोगों के एक साथ बैठ करके मेडिटेशन करने के लिए एक मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। यहाँ पर फोटो मैंने दिया है, आपको नाम बताना है कि इस मेडिटेशन सेंटर का क्या नाम है। ठीक है, फिर कोई एक देश है, इसका नाम है दुबई, उसने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीज़ा की व्यवस्था लागू की है दुबई ने। ठीक है ना, जो भी भारतीय पर्यटक हैं उनको 5 साल के लिए एकाधिक प्रवेश की वीज़ा प्रवेश की सुविधा दी है। ठीक, अगला यहाँ पर न्यूज़ आता है आपका पंचायती राज मंत्रालय 22 फरवरी 2024 को कोयाम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर क्रॉस लर्निंग इंटरेक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हैं भोपाल में। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ हैं उन्होंने आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? तो सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में ही किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो DY चंद्रचूड़ ने किया। कहाँ पर किया? तो आपके सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन है? तो माल्टा जो है 119वां देश है, जो कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ। आपको बताना है कि ISA जो है इसकी स्थापना भारत के साथ किस देश के सहयोग से हुई थी? NTPC ग्रीन एनर्जी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया। किसके साथ भूमि पट्टा पर समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो है, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ जो है समझौता किया। किसने? NTPC ने। अगला है यहाँ पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य के हथियारों तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना के साथ किसने समझौता किया? तो ADA ने किया है, वैमानिकी विकास एजेंसी ने किया है। अगला यहाँ पर आता है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा शुभारंभ किया है 21 फरवरी को। ठीक है, तो आउटबाउंड कॉल फैसिलिटी जो है आपका जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि भवन में स्टार्ट किया है।
अगला है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो तत्कालीन थे, उसमें वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कब किया था? तो ये जानना है कि 21 फरवरी को किया था। अगला यहाँ पर आता है कि आशी चौकसी, ठीक है, आशी चौकसी किससे संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। बस इतनी चीज़ें जाननी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नया लोकपाल किसको नियुक्त किया है? तो अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है, न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया है? तो मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान जो है शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के चुनाव आयोग ने। तो देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है और आपका इलेक्शन कमीशन 15वें पार्ट में आता है, 324 से लेकर 329 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसको बनाया है? तो सचिन जैन को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ बनाया है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। याद रखेंगे, 28 फरवरी सेलिब्रेटेड एज विज्ञान दिवस। अगला यहाँ पर है कि कोल इंडिया ने, जिसको CIL भी बोलते हैं, BHEL के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है क्या समझौता? तो सतही कोयला गैसीकरण यानी कि सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने हेतु तो औपचारिक रूप से संयुक्त उद्यम समझौता, ज्वाइंट वेंचर समथिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं CIL और BHEL ने अभी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कितने लागत से की गई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो 17,300 करोड़ रुपए का किया है। नीचे मुझे लगता है कि मैंने एक चार्ट फॉर्म करवाया है, अगर इसमें होगा तो मैं देख लेता हूँ एक बारी। जी नहीं, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। मार्च के महीने की जो न्यूज़ हमने कंपाइल कराई है उसमें हमने एक चार्ट फॉर्म कराया है जिसमें सारे जो भी पैसों से रिलेटेड बजट के कार्यक्रम है उसको सबको शामिल कर लिया गया है। इधर 4900 रुपये की फरवरी 24 को उससे अधिक की जो है रेल, सड़क और सिंचाई संबंधित कई विकास परियोजनाएं महाराष्ट्र के यवतमाल में शुरू की गई हैं। इंटुएटिव मिशन मशीन्स द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला निजी कंपनी का पहला अंतरिक्ष यान बना है? तो नाम है ओडिसियस। ओडिसियस जो है इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित है ये। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, दैट इज NTPC REL की पहली सौर परियोजना कहाँ पर 70 मेगावाट क्षमता के साथ वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ है? तो राजस्थान के छत्तरगढ़ में शुरू हुआ है। पापा क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। पापा नामक पेलोड से जो है किसके प्रभाव का पता लगाया गया है? तो कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME का पता लगाने के लिए पापा नाम का जो है आपका पेलोड उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? जो सौर लपटें निकलती हैं उससे जो है बहुत सारा झंझावात आता है, चुंबकीय क्षेत्र भी डेवलप होता है। उसके बारे में पूरी चर्चा शायद इसी वीडियो में हमने की है। किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है? तो ओमान वो देश है अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग हुआ है उसके साथ। कह रहा है कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में अभी शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में 5 किया गया है, अभी फिर 2 और कर दिया गया, तो कुल मिलाकर के 82 रामसर साइट्स इंडिया से शामिल हो गई हैं। किस संस्था ने नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग की सर्वोत्तम प्रथाओं और आवधिक समीक्षा को साझा करने के लिए 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, दैट इज NCTE ने अभी नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग की सर्वोत्तम प्रथाओं और आवधिक समीक्षा के लिए एक बैठक की है यहाँ पर 2 दिन की। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देश का नाम है ओमान। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। इसे 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की कितने सदस्य होंगे? 4। किसके अंडर में बन रहा है? तो ये अरविंद पनगड़िया जी के अंदर में बन रहा है। फिर आता है हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद वहाँ का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने थे, अभी हेमंत सोरेन वर्तमान में वापस लौट आए हैं। भारत में नागरिकों की देखभाल की सुरक्षा करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र जो है किस संस्था ने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया। भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय NCTP की बैठक कहाँ हुई? तो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय की जो बैठक है, समुदाय परिषद की जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुई। भारतीय आवास परियोजना के 4थे चरण के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। ये चीज़ याद रखेंगे, श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय आवास परियोजना के 4थे चरण का 1300 घरों के निर्माण के लिए औपचारिक शुभारंभ किया गया। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये आपके राजस्थान के पाली में हुआ।
भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। उसके बाद एक दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह कहाँ उद्घाटन शुरू किया? तो इसका लखनऊ में उद्घाटन किया। अगला यहाँ पर है कि नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर, ये चीज़ याद रखेंगे, श्री कल्की धाम मंदिर जो है इसका शिलान्यास कहाँ किया? तो संभल में किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल्की धाम मंदिर कहाँ पर है? संभल में है। किस राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया? ठीक है, कब मनाता है? तो 20 फरवरी को मनाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। भारत में गरीबी एवं उन्मूलन कोष में 10 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, भारत ने दिया। भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका IBSA ने इस कोष का गठन किया था 2004 में। नेपाल के सैन्य मुख्यालय में किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? शांति प्रयास 4 का जो शुभारंभ है या आयोजन जो है वो नेपाल के सैन्य मुख्यालय में किया गया। प्रख्यात लेखक और राजनेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो फ्रांस का मिला है। केंद्रीय उड़ीसा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहला कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन किया उड़ीसा के संबलपुर में, ठीक है। फिर नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए कितने % का आरक्षण किया? 10% का। किसने? तो महाराष्ट्र विधानमंडल में। BEL की बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति युद्ध प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2269 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि हम लोग का VVPAT या BU या जो भी वोटिंग मशीन होती है उनका निर्माण करती है। निमहंस क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस को। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य जो है असम बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वार्षिक जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ की हैं? तो दिल्ली में भी की हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ किया, 7300 करोड़ रुपए दिए, लोकार्पण किया मध्य प्रदेश के झाबुआ में। इस तरह की न्यूज़ जो है एक साथ मैंने चार्टिंग की है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सीधे अगला प्रश्न आता है, असम के किस फल को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया? तो काजी नींबू, जिसको GI टैग भी मिल चुका है, उसको जो है आधिकारिक फल घोषित किया गया है। बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर नामक ड्रोन विकसित करने के लिए किन्हें विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है? तो हवलदार वरिंदर सिंह जो है उनको दिया गया है। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र TEC ने किसके साथ समझौता किया है? तो अमृता विश्वविद्यालय कोयम्बटूर का है, उसके साथ समझौता किया है। महारत्न कंपनी है एक, जिसने दामोदर घाटी निगम के साथ 588 करोड़ रुपए का समझौता किया है, तो नाम है उसका REC। काफ़ी बढ़िया, अगर आप शेयर मार्केट देखोगे तो देखोगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। वहाँ पर ट्यूब कोयला खानों के विकास के लिए एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है REC, उसने समझौता किया है दामोदर घाटी निगम के साथ। अगला आता है, इंट्यूटिव मिशन द्वारा निर्मित नोवा सी मून लैंडर के साथ IM-1 मिशन पर रवाना हुआ अमेरिका का स्पेस सेंटर SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट लेकर के केप केनेवरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उसको छोड़ा गया है। याद रखेंगे, इंट्यूटिव मिशन के द्वारा बनने वाला ये पहला जो है मून लैंडर होगा। बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS, इसका शुभारंभ हुआ आपका 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में, अबू धाबी में। ये पहला हिंदू मंदिर होगा वहाँ पर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और एक बात और याद रखनी है कि ये जो मंदिर है वो आपका किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो BAPS संस्था है, या BAPS समझ सकते हो, बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा, ठीक है। फिर चुनावी बॉन्ड परियोजना जो थी, इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर जो है रोक लगा दिया है। किसने लगाया? सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया। कब लगाया? 15 फरवरी को लगाया। कितने लोगों की बेंच थी? तो 5 लोगों की बेंच थी, ठीक है। देता कौन था? तो देता था इसको SBI जारी करता था, ये चीज़ याद रखेंगे। भूमि संसाधन विभाग ने अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या के शुभारंभ के साथ साथ राष्ट्रीय जेनेटिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत की है असम में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी को लॉन्च हुई थी। छतों पर पैनल लगाएंगे टोटल, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका नाम है। 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है आपके लखनऊ में। अगला आता है, इनसैट 3DS आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से
इसरो द्वारा GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए जो इनसैट 3DS है उसको अभी छोड़ा गया है। एक भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में किस अभ्यास का आयोजन किया? तो वायु शक्ति 24 का आयोजन किया। इसको छोड़ करके अगला पढ़ेंगे हम लोग कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 41वीं रैंकिंग है। इम्तियाज कुरैशी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पाक कला से संबंधित थे। अगला यहाँ पर आता है सिटीजन कॉर्नर, यानी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। उन्होंने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया? तो सिटीजन कॉर्नर, ठीक है, सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया। देश का पहला जनमन आवास किस राज्य में बना है? तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ केंद्रीय बैंक के द्वारा UPI और NPI यानी कि नेशनल पेमेंट इंटरफेस एकीकरण के लिए कई शर्तों पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल वो कंट्री है जहां पर UPI और उनके नेशनल पेमेंट इंटरफेस NPI के साथ समझौता हुआ है। अभी नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के सायण में किया गया है, ठीक है। अगला आता है आपका नया स्पीकर बिहार का बना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंद किशोर यादव। पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो गुवाहाटी में डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रभाग ने 15 फरवरी 2024 को मंगलौर में किस विषय की कार्यशाला का आयोजन किया? तो अब तटीय अन्वेषण का तालमेल एवं अवसर का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया गया है? दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा किया गया है। 8 फरवरी 2024 को भारत ने किस देश को हराकर 4 देश की सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो बांग्लादेश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जो है बांग्लादेश ने जीत ली है, भारत ने, ठीक है। किसको हराया है? बांग्लादेश को, ठीक। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? तो प्योर फॉर श्योर, तो प्योर फॉर श्योर जो है एक योजना स्टार्ट की है। गृह मंत्रालय ने किस देश की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR रिजीम को ख़त्म कर दिया है? तो म्यांमार के साथ जो है ख़त्म कर दिया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI और ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ने MSME और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो DG रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल है यहाँ पर। सारथी पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है जिसका नाम है सारथी। आध्यात्मिक गुरु हैं एक श्रीलपाद प्रभु, ठीक है। श्रीलपाद प्रभु की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया है। अगला है विविधता का अमृत महोत्सव, पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव जिसका शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह को दिल्ली में उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। क्या करेगी ये? तो जो भी MSME के अंतर्गत मत्स्य संपदा को बढ़ाते हैं यानी कि मछली पालन को बढ़ाते हैं उस क्षेत्र में ये जो है सपोर्ट करेगी। फिर अगला आता है केरल मत्स्य पालन एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय KUFOS ने निसार चरण 2 अनुसंधान कार्यक्रम के लिए इसरो के साथ जो है समझौता किया है। यहाँ पर एक देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है कासिम जोमोट टोकायेव। ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया है, नाम इनका है उल्जास बेक्टेनोव। फिर से बता रहा हूँ, कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमाट टोकायेव, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है जिनका नाम है उल्जास बेक्टेनोव, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि राज्यसभा ने जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण में संशोधन किया है। तो कब पारित किया गया है इसको? 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, वही केवल न्यूज़ देखेंगे, बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा शुरू हुई है आपकी दिल्ली में, ठीक है। फिर भुवनेश्वर में बारामुंडा अंतर्राज्य बस टर्मिनल किसके नाम पर रखा गया है? तो बारामुंडा अंतर्राज्य बस टर्मिनल यानी कि ISBT का नाम रखा गया है BR अम्बेडकर के नाम पर। मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर आए, वे प्रधानमंत्री थे कहाँ के? तो गुयाना कहाँ पड़ता है? तो गुयाना पड़ता है आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति की शुभारंभ किसने की है? तो ये कंट्री है ईरान, जिसने
मुफ्त वीज़ा नीति की शुरुआत की है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी का पता लगाया है और इसका नाम है एरेटोस्थनीज। ठीक है, आगे देखते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग केवल देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो धाविका जो पीटी उषा थी उनको मिला है। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने शपथ ली है। उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर पूर्व सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति हेज गेनगांव का निधन हो गया? तो नामीबिया के राष्ट्रपति थे ये। आरोग्य मेला कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय आरोग्य मेला अभी आपका नई दिल्ली में हुआ है। कितने तारीख से? तो 4 दिवसीय ये हुआ है, तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बता देता हूँ। सी केयर्स के बारे में मैंने बता ही दिया। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला खान भविष्य निधि संगठन का सी केयर्स पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए, अंतरिम बजट में सबसे ज़्यादा बजट किसको दिया गया था? तो रक्षा मंत्रालय को दिया गया था। तमिलनाडु में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो तमिलनाडु में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ उसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ न्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में मैंने आपको लगभग बता दिया है। चलिए, बाकी चीज़ें आप रिवाइज़ करते रहिएगा। अब फरवरी माह की जो है न्यूज़ ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर हम लोग मार्च की न्यूज़ ख़त्म कर लेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद जब आय दृष्टि आएगी तो उसको तो हम लोग को कवर ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।